हमारी कंपनी जंगल में गई जब तक हमारे घुटनों तक बर्फ नहीं आ गई, जिसने हमारे जूतों को भर दिया। जमी हुई दलदलों के पार जो टूट गईं ताकि बर्फीला पानी हमारे जूतों में घुस गया। मेरे दस्ताने इतने गीले थे कि मैं उन्हें सह नहीं सकता था। मैंने अपने बर्बाद हाथों पर एक तौलिया लपेटा। मेरा चेहरा आंसुओं से विकृत हो गया था, लेकिन मैं पहले से ही एक प्रकार के ट्रांस में था। मैंने बंद आंखों से आगे बढ़ते हुए, बेमतलब शब्दों को बोलते हुए सोचा कि यह सब सिर्फ मेरे सपने का अनुभव है, जैसे कोई सपना। वे हैरोल्ड हेनरी के शब्द थे। दूसरे विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर एक जर्मन सैनिक, अपर्याप्त रूप से तैयार एक्सिस सैनिकों पर एक क्रूर रूसी सर्दी की नरकीय स्थितियां उस युद्ध के सबसे दुखद प्रतीकात्मक तत्वों में से एक बन गई हैं। कीचड़ और बर्फ और काटने वाली हवाओं की एक असंभव रूप से बड़ी सीमा को पार करना, जिसमें लगातार घटती हुई आपूर्तियां होती हैं, थकान, भूखमरी और जोखिम से मृत्यु का खतरा। बिना सोवियत लाल सेना की असाधारण लचीलापन को गिने हर कदम आगे बढ़ने की प्रतियोगिता के बिना भी सदैव उपस्थित रहता है। पूर्वी मोर्चे पर जर्मन सेना का चेहरा थका हुआ था। यह एक असंवारी हुई दाढ़ी पर बढ़ती हुई बर्फ थी, खूनी आंखों के नीचे जमी हुई आंसू। इसके अंग काले पड़ गए थे ठंड से। उसकी बंदूक, जिसे यह हताशा में थामे हुए था, चलाने में असमर्थ और पहले ही गोलीबारी से खाली हो चुकी थी। यह पागलपन था, यह अंतहीन पीड़ा थी। लेकिन बात यह है कि 9-8 को मस्कट से बदल दो और उस भयानक छवि का इतना हिस्सा वैसा ही रहता है। वह ट्रांस, वह पागलपन जिसका वर्णन हेनरी ने किया है, वह बहुत ही परिचित होता। यूजीन लाबोम जैसे पुरुष, जो नेपोलियन के रूस पर आक्रमण के 100 वर्ष पहले के कुछ शेष उत्तरजीवियों में से एक थे। रास्ता उन सैनिकों से भरा हुआ था जो मानव रूप नहीं रख पाए थे और जिन्हें दुश्मन बंदी बनाने से घृणा थी। ये दुखी पुरुष हमें हर दिन अत्यंत पीड़ादायक दृश्यों के साक्षी बनाते थे। कुछ ने अपनी सुनने की क्षमता खो दी थी, अन्यों ने अपनी बोलने की क्षमता, और कई अत्यधिक ठंड और भूख के कारण एक ऐसी स्थिति में आ गए थे जिसमें उन्होंने पागलपन की हद तक स्तूपितता दिखाई, जिसने उन्हें मृत शरीरों को पोषण के लिए भूनने या अपने ही हाथ और बाहों को खाने के लिए मजबूर किया था। कुछ इतने कमजोर थे कि लकड़ी उठाने या बैठने के लिए एक पत्थर लुढ़काने में असमर्थ होने के कारण अपने साथियों के मृत शरीरों को उठा लिया और एक उदास चेहरे के साथ दृढ़ता से जलते हुए चारकोल को देखते रहे, जो जल्द ही बुझ गया, और ये फीके भूत उठने में असमर्थ होकर उन लोगों के बगल में गिर गए जिन पर वे बैठे थे। हमने कई को हमारी आग में नंगे पैर कूदते हुए पूरी तरह से पागल देखा। कुछ एक ऐंठन भरी हंसी के साथ खुद को लपटों में फेंक दिया और भयानक चीखें निकालते हुए और भयानक मुद्राएं बनाते हुए मर गए। बर्फ जमा करने वाली बारिश और पहाड़, वे ठंडी हवाएं जो आपके नंगे मांस को छूने पर चोट पहुंचाती हैं। हम में से कई लोग इन चीजों से परिचित हैं, और भले ही आप दुनिया के उस हिस्से में नहीं रहते हों जहां यह होता है, आपने निश्चित रूप से नॉर ईस्टर तूफानों और अप्रत्याशित व्हाइटआउट्स के बारे में ऑनलाइन फुटेज देखी होगी और पोस्ट पढ़े होंगे। और कम से कम आंशिक रूप से इसके कारण, मुझे लगता है, जब हम पढ़ते हैं कि कैसे सेनाएं बर्फ में अटक जाती थीं, तो हमें इसे हल्के में लेना आसान लगता है। आंकड़ों और नक्शों में, और हाँ, यहां तक कि चित्रों में भी खो जाना आसान है, और पवित्र दया के साथ सोचना, ओह, यह सब कितना भयानक रहा होगा। लेकिन जब हम बर्फ में फंसी सेनाओं के बारे में बात करते हैं और आपूर्ति से कट जाने के बारे में ऐसे साधारण शब्दों में, हम सुबह अपनी कार से बर्फ हटाने या बस स्टॉप पर गर्म रहने के लिए अपनी उंगलियों को हिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक प्रकार की दुखद स्थिति की बात कर रहे हैं जिसे पहले अनुभव करने वालों के अलावा लगभग सभी के लिए समझना भी शुरू करना लगभग असंभव है। यह पागलपन है, एक जमी हुई नरक की दृष्टि जो हमें उन जैसे लोगों के शब्दों द्वारा दी गई है, जैसे कि ले बॉम, जिन्होंने इसे साक्षी बनाया। जर्जर घर अत्यधिक ठंड से शरण नहीं दे सके। एक दूसरे पर लेटे हुए भूख और ठंड से पीड़ित हमने कुछ नहीं सुना, सिवाय कराहों के। सर्दी इतनी तीव्र थी कि सैनिकों ने जमने से बचने के लिए पूरे घरों को जला दिया। हमने आग के चारों ओर उन दुर्भाग्यशाली पुरुषों के आधे जले हुए शरीर देखे जो खुद को गर्म करने के लिए बहुत पास आ गए थे और पीछे हटने के लिए बहुत कमजोर थे और लपटों का शिकार बन गए थे। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण, धुएं से काले और उन घोड़ों के खून से सने हुए जिन्हें उन्होंने खाया था, इन जलते हुए घरों के चारों ओर भूतों की तरह भटकते रहे। उन्होंने अपने साथियों के मृत शरीरों को देखा और खुद को संभालने में बहुत कमजोर वे नीचे गिर गए और उसी तरह मर गए।
अगर वह हॉरर फिल्म का दृश्य नहीं लगता तो मुझे नहीं पता और क्या होगा। और बात यह है कि स्टीरियोटाइप के बावजूद यह अनुभव रूस में अभियान चलाने से कहीं अधिक था। न ही यह बारबरोसा या नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी जैसे विशाल ऑपरेशनों तक सीमित था। वे दो हो सकते हैं, जैसे सैन्य इतिहास में बर्फ और ठंडे मौसम के आतंक के बारे में हम जो आम उदाहरण सुनते हैं, लेकिन सच में सैन्य इतिहास का पूरा इतिहास किसी न किसी रूप में आतंक का साक्षी है। एक कहानी जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सुनते हैं वह है क्वेबेक की लड़ाई, यानी 1725 में। यह अमेरिकी स्वतंत्रता के युद्ध का एक हिस्सा है। वह संस्करण जिसके बारे में हम यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्सर डींग नहीं मारते, लेकिन वास्तव में कनाडाई इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनरल रिचर्ड मोंटगोमरी और बेनेडिक्ट आर्नोल्ड के नेतृत्व में अमेरिकी विद्रोहियों ने अपने उत्तरी पड़ोसियों पर हमला किया जब आर्नोल्ड ने पलटी नहीं थी, ताकि वहां की फ्रेंच भाषी आबादी में विद्रोह को बढ़ावा दिया जा सके। सभी खातों के अनुसार ये लड़ाई एक छोटी सी है। दोनों तरफ से 2000 से अधिक सैनिक नहीं थे और युद्ध के नतीजे में 100 से थोड़े अधिक हताहत हुए, यदि हम पकड़े गए पुरुषों को नहीं गिने। और फिर भी यह तथ्य कि यह इतना सरल, इतना छोटा था, जज हेनरी जैसे लोगों को बहुत कम सांत्वना देता था, जो एक विद्रोही सैनिक थे जिन्हें ब्रिटिश सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था और जो लड़ाई के जमे हुए परिणाम के बारे में लिखेंगे। उसी दिन या अगले दिन हमें एक और घिनौने, यातनापूर्ण दृश्य की ओर देखने के लिए मजबूर किया गया। कई कैरी ऑन्स एक के बाद एक हमारे घर से गुजरे, मृतकों को ले जाते हुए, चाहे वे हमलावरों के हों या गैरीसन के। एक जगह पर जिसे मृत घर कहा जाता है, यहाँ विशाल ढेरों में शव जमा किए गए थे। हम दक्षिणी पुरुषों के लिए डर का मुख्य कारण यह था कि हमने अपने साथियों को बिना ताबूत के और युद्ध में पहने हुए कपड़ों में देखा। उनके अंग विभिन्न दिशाओं में विकृत हो गए, मृत्यु के समय की तरह। हमारे कई दोस्त और परिचित स्पष्ट रहे। गरीब नेल्सन अन्य शवों पर लेटा हुआ था। उसके हाथ मानो प्रार्थना कर रहे थे और एक घुटना मुड़ी हुई और उठी हुई थी, मानो उसने अंतिम सांस मृत्यु की पीड़ा में ली हो। आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। मृत घर के संबंध में जो कहा गया, उससे ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है कि जनरल कार्लेटन निर्दयी या कठोर हृदय थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस साल के इस मौसम में, इस उत्तरी अक्षांश में, मेरी भावनाओं के अनुसार हमारे पास कोई थर्मामीटर नहीं था। मौसम इतना ठंडा था कि आमतौर पर 0 से कई डिग्री नीचे होता था। घाव घातक हो या नहीं, घायल व्यक्ति को बर्फ में फेंका जाता था। मौत होने पर पीड़ित को विभिन्न मुद्राओं में डाल दिया जाता है, जो मौत का अत्यधिक दर्द झेलने के लिए अपनाई जाती हैं। मौत होते ही ठंड उस अंग को जिस स्थिति में भी हो उसमें जमा देती है, और जब तक वे पिघल नहीं जाते तब तक उन्हें सभ्य क्रम में नहीं लाया जा सकता। इस स्थिति में मारे गए लोगों के शरीर को मृत घर में जमा किया जाता है, बर्फ की तरह कठोर। इस साल के मौसम में धरती 5 फीट तक जम जाती है, जो सबसे अच्छे कुदाल और सबसे मजबूत पुरुषों के लिए भी अभेद्य होती है। इसलिए आप मृत घर के औचित्य को समझ सकते हैं। यह विशेष जमी हुई नरक, यह किसी भी व्यक्तिगत समय या स्थान से परे जाता है। किसी भी युद्ध की सटीक सामग्री परिस्थितियों के बावजूद, इसके साधनों या इसके कारणों के बावजूद, यह एक अत्यंत पीड़ा है। दुर्भाग्यवश यह एक ऐसा तरीका है। अब मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सैन्य इतिहास के एक अत्यंत तत्व की यह अवधारणा, कुछ ऐसा जो अपने मूल में समय के पार अधिकतर अपरिवर्तित रहता है। दर्द, हानि और आघात, ये सामूहिक रूप से संगठित हत्या के रूप में युद्ध की प्रकृति के लिए अनिवार्य है। और जितना अधिक समय तक मैं सैन्य इतिहास का अध्ययन करता हूँ, उतना ही अधिक ये समानताएं प्रतीत होती जाती हैं। जितना अधिक ये सब कुछ तुकबंदी लगने लगता है। अब ये वीडियो प्रायोजित नहीं है, इसलिए मुझे आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं अपनी आगामी पुस्तक परियोजना कुछ ऐसा दर्शन पर चर्चा करने के लिए यह संक्षिप्त क्षण लूं। और मुझे लगता है कि अगर आपको यह वीडियो और मेरे अन्य वीडियो पसंद आए, जैसे कीचड़ वीडियो के लिए उदाहरण के तौर पर, तो फिर यह पुस्तक वास्तव में आपके लिए दिलचस्प होने वाली है। इसका आधार एक संगोष्ठी का है, एक संकलन श्रृंखला, जहां विभिन्न पृष्ठभूमियों और अध्ययन के क्षेत्रों से विभिन्न लेखक सभी सैन्य इतिहास में वंचना और पीड़ा के एक ही केंद्रीय विषय के इर्द गिर्द विभिन्न लेख लिखने के लिए एक साथ आ रहे हैं। लक्ष्य यह है कि इसके अंत तक विभिन्न विषयों और उन विषयों के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों की एक व्यापक श्रृंखला हो, जो सभी एक ही उद्देश्य को लक्षित कर रहे हैं: सैन्य इतिहास की मानवता पर जोर देना, उसके उन पारलौकिक तत्वों को। उदाहरण के लिए, इस पहले खंड में
मेरा अपना लेख 1812 के युद्ध के न्यू ऑर्लियंस अभियान के बारे में होगा और वहां की सभी परिस्थितियां कितनी कठिन थीं, जबकि एक अन्य लेख 1854 की सर्दी के दौरान क्रीमियन युद्ध के बारे में चर्चा करने वाला है, जो इस वीडियो के विषय के लिए काफी उपयुक्त है। जैसा कि एक अन्य लेख है जो आर्कटिक काफिलों के बारे में होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, और वह एक वास्तविक जमी हुई नरक की भूमि थी, अगर आप कुछ भी उस तरह से वर्णन करना चाहते हैं। अब भविष्य की ओर देखते हुए, अगर यह पुस्तक अच्छा प्रदर्शन करती है जैसा कि अब तक लग रहा है, तो मैं वास्तव में इसे एक पूरी श्रृंखला में बदलना चाहूंगा। मैं आम जनता के लिए, आप सभी के लिए, भविष्य की पुस्तकों के लिए लेखक बनने के आवेदन खोलना चाहता हूं, और आशा है कि विषय एक और व्यापक रेंज को समेटने लगेंगे। उदाहरण के लिए, मैं चाहूंगा कि भविष्य के खंड प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में और अधिक गहराई तक जाए। मैं वास्तव में चाहूंगा, मुझे सच में जरूरत है, वास्तव में, वेटरन्स से उनके दृष्टिकोण और उनके अनुभवों के बारे में सुनने की, चाहे वे इराक में थे या फॉकलैंड्स में या वियतनाम में और इसके बीच या उससे आगे कुछ भी। और निश्चित रूप से भविष्य के खंडों को सैन्य गतिविधियों के नागरिक आबादी पर प्रभाव की जांच पड़ताल करनी होगी, जितना कि सैन्य बलों पर स्वयं। लेकिन फिर से, वह सब भविष्य के लिए है, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। मैं अभी भी इसे जमीन से उठाने पर काम कर रहा हूं, आप जानते हैं, पहले खंड के लिए लेखकों को वास्तव में भुगतान करने के लिए पर्याप्त फंडिंग एकत्रित करने पर। तो अगर यह सब आपको ऐसी परियोजना की तरह लगता है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं, अगर यह आपको ऐसी परियोजना की तरह लगता है जिसे आप सोचते हैं, कहने की हिम्मत करूं, आप जानते हैं, महत्वपूर्ण है या किसी तरह से इसका मूल्य होगा, तो फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप समथिंग लाइक फिलॉसफी, जो कि सैन्य वंचना और पीड़ा की एक संगोष्ठी है, की एक प्रति प्री ऑर्डर करने पर विचार करें, नीचे वर्णन में दिए गए लिंक का अनुसरण करके। पुस्तक के सभी प्री ऑर्डर्स मुफ्त शिपिंग सहित हैं, जो सीमित हैं और तेजी से जा रहे हैं, जिससे मुझे खुशी हो रही है। पहले ही उनमें से लगभग आधे चले गए हैं, और जब वे चले जाएंगे तो पुस्तक की अंतिम रिलीज अभी के प्री ऑर्डर्स से थोड़ी अधिक महंगी होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरा सैन्य इतिहास में कीचड़ के बारे में वीडियो पसंद आया है, उदाहरण के लिए, तो यह पुस्तक आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, बिल्कुल आपकी गली में। और साथ ही अंत में यह भी जोड़ना चाहूंगा, इस परियोजना से होने वाले सभी लाभ का 10% दान में जाएगा, तो वह भी है। लेकिन अभी मेरा धारणा है कि मैंने आपको काफी विज्ञापन दे दिया है। आपके समय के लिए धन्यवाद। चलिए हमारे विषय पर वापस आते हैं। अगर मैंने आपको अब तक जो खाते पढ़े हैं वे कुछ भी साबित कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से यह है कि अत्यधिक ठंड उस सेना के लिए एक भयानक चीज हो सकती है जो इसके लिए उजागर रह गई है। यहां तक कि अगर कुछ खाते अतिरंजित हैं, या तो जानबूझकर प्रभाव के लिए या समय के साथ स्मृति के भ्रष्टाचार के कारण, वे बहुत स्पष्ट रूप से उस दुख को दिखाते हैं जो इन पुरुषों ने ठंड के साथ जोड़ा था। हालांकि खाते भी ठीक उसी प्रकार की जलवायु तक सीमित रहे हैं जिसकी हमें उम्मीद थी। सभी एशिया में भूमि युद्ध की मूर्खता का ज्ञान रखते हैं, और क्यूबेक की भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रतिष्ठा नहीं है। लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में भी, जिन्हें हम परंपरागत रूप से कहीं अधिक गर्म मौसम के साथ जोड़ते हैं, ये बिल्कुल वही समस्याएं हो सकती हैं। साधारण चीजें जैसे सर्दियों का मौसम, यदि भूख या थकान जैसी अन्य वंचनाओं के साथ मिलाई जाए, जो अगले उदाहरण में हताशा के कारण होती है, तो आपको कई समान परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में ठंडा मौसम न केवल दुख का एक स्रोत बन जाता है, बल्कि इसका एक वर्धक भी बन जाता है। यहां तक कि अगर यह अपने आप में बुरा होने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं है, तो यह एक बुरी स्थिति को लेगा और इसे बहुत अधिक खराब बना देगा। उदाहरण के लिए, हम अक्सर प्रायद्वीपीय युद्ध को रूसी सर्दी जैसी भयावहताओं से नहीं जोड़ते। फिर भी यह तथ्य राइफलमैन बेंजामिन हैरिस जैसे पुरुषों के लिए कोई सांत्वना साबित नहीं हुआ जब वे उत्तरी स्पेन के माध्यम से एक हताश पीछे हटने में फंस गए थे। हम अब पहाड़ों पर थे। रात बहुत ठंडी और बर्फ तेजी से गिर रही थी। जैसे ही दिन निकला, मुझे याद है सुनना, लेफ्टिनेंट हिल ने एक अन्य अधिकारी से कहा, जो वैसे बाद में नीचे गिरकर मर गया, यह नया साल का दिन है और मुझे लगता है अगर हम एक और देखने के लिए जीवित रहते हैं तो हम इसे आसानी से नहीं भूलेंगे। जैसे हम बढ़ रहे थे, पहाड़ अब और अधिक जंगली और खड़े दिख रहे थे। बर्फबारी शुरू होने के बाद पहाड़ इतने फिसलन भरे हो गए। कई जगहों पर बर्फ से ढके होने के कारण हमारे कई सैनिक अक्सर फिसलकर गिर जाते थे और उठने में असमर्थ होकर निराशा में डूब गए और मर गए। अब गिरने के बाद मदद करने का कोई प्रयास नहीं था। यह हर कोई अपने लिए और भगवान हम सभी के लिए था। मुझे एक दिन की शाम की धुंधलके में एक आदमी और औरत को याद है जो एक दूसरे को बाहों में लिपटे हुए और बर्फ में मर रहे थे। मैं उन दोनों को जानता था
पर मदद करना असंभव था। वे राइफल्स के सदस्य थे और पति पत्नी थे। आदमी का नाम जोसेफ सिटडाउन था। इस पीछे हटने के दौरान चूंकि वह पहले अच्छे स्वास्थ्य में नहीं थे, इसलिए उन्हें और उनकी पत्नी को मोर्चे पर जैसे भी संभव हो सके आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी। हालांकि उन्होंने अब हार मान ली थी और बेचारे सिटडाउन और उसकी पत्नी को आखिरी बार हमने उस रात बर्फ में एक दूसरे की बाहों में मरते हुए देखा था। यहां तक कि जब सेनाएं स्वस्थ स्थिति में भी नहीं होती थीं, ठंड और गीलापन उनके लिए बहुत दुखद और खतरनाक हो सकता था। सैनिक अक्सर सर्दी की स्थितियों को लेकर दुखद और भयभीत होते थे, खासकर जब वे इसके लिए कम तैयार होते थे। उदाहरण के लिए यहाँ 71वीं रेजिमेंट के एक पैदल सैनिक का पेनिनसुलर युद्ध से एक अन्य विवरण है। राइफलमैन हैरिस के विपरीत वह किसी हताश पीछे हटने के बारे में नहीं लिख रहा है। वह उस समय के बारे में लिख रहा है जब उसकी रेजिमेंट ऊंचाइयों पर कब्जा कर रही थी। जब उसे ऊंचाइयों पर कब्जा करने के आदेश मिले, उसने लिखा कि हम खुश थे, सोचते थे कि काम इतना कठिन नहीं होगा। फिर भी वह निराश हुआ जब पुरुषों को लगातार गार्ड और थकान की ड्यूटी के बीच काम करना पड़ा। खराब मौसम की तो बात ही छोड़ दें, मौसम भयानक था। हमेशा या तो बर्फबारी होती थी या ओले पड़ते थे। ओले अक्सर अखरोट के आकार के होते थे। हमें अपने बस्ते को सिर पर रखना पड़ा ताकि हम हिंसा से बच सकें। इन समयों में खच्चर दौड़ते हुए पत्थरों से चोटिल होकर ऊपर नीचे चिल्लाते थे। पाला अत्यधिक तीव्र और हवाएं तेज थीं। अक्सर पूरे दिन और रात को एक तंबू खड़ा नहीं कर पाते थे। हम में से कई लोगों को ठंड लगी थी और कुछ अन्य पदों पर मृत मिले। मुझे अक्सर रात में मेरे तंबू के आसपास के लोगों, विशेषकर युवा सैनिकों की सिसकियों से जगाया गया है, जो हाल ही में अपनी मां के पास से गए थे। वे अक्सर रात को आंसुओं में बिताते थे। 92 रेजिमेंट को भयानक मौसम में ग्रे पैंट दिए गए थे। उन्हें अपनी किल्ट्स के साथ नहीं रहना सका। ठंड उन्हें मार डालती। यह एक विचार है कि कुछ सेनाएं, कुछ राष्ट्र, कुछ लोग कुछ नकारात्मक तत्वों से निपटने में दूसरों की तुलना में अधिक सक्षम होते हैं, न केवल इसलिए कि वे उनके लिए लॉजिस्टिक और रणनीतिक स्तर पर बेहतर तैयार होते हैं, बल्कि व्यक्तिगत सैनिकों की ओर से भी, जो कम से कम कुछ स्थितियों में शायद अत्यधिक ठंड के आदी होते हैं। यदि आप किसी भी सेना से उम्मीद करते हैं कि वह अत्यधिक सर्दी की स्थितियों से निपट सकती है, तो काफी स्पष्ट कारणों के लिए रूसी शायद पहले आते हैं। लेकिन जब एक सेना लॉजिस्टिक रूप से और अन्यथा तैयार होती है, यहां तक कि जब लोग घरेलू मोर्चे पर भी कठोर सर्दी की स्थितियों के आदी होते हैं, तब भी उन्हें अचानक पकड़ा जा सकता है। कभी कभी दुश्मन की कार्रवाई या दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप या अभियान के प्रगति में योगदान देने वाले लाखों विभिन्न कारकों में से किसी भी संख्या के कारण हर तत्व के लिए खाता रखना असंभव है। वास्तव में, जैसा कि रूसी सेना को 1877 में पता चलेगा, जब वे बाल्कन में तुर्कों से लड़ रहे थे। अब निम्न विवरण 1878 के रूसो तुर्किश युद्ध की पुस्तक से आते हैं, जो तथ्य के तुरंत बाद प्रकाशित हुई। तो फिर से मुझे लगता है कि यहाँ एक स्वस्थ मात्रा में नमक की आवश्यकता है, लेकिन इन शब्दों के पीछे के मूल सिद्धांत टिके रहेंगे। बर्फबारी शुरू हो गई और 7 दिनों तक नहीं रुकी। जल्द ही सारा बुल्गारिया 3 फीट मोटी चादर के नीचे दब गया। बाल्कन में थर्मामीटर 0 से 20 डिग्री नीचे गिर गया। अरब कनक में तुर्की सेना ने एक दिन में 150 ठंड संबंधी मामले देखे और एक मार्च में, जिसका वर्णन आगे होगा, 800 रूसी या तो ठंड से मर गए या अक्षम हो गए। डेन्यूब में तैरती हुई बर्फ के कारण नावों के पुलों को हटाना पड़ा। ब्रेला में, जहां यह कार्यवाही समय पर नहीं की गई, पुल टूट गया और 24 पोंटून्स को धारा द्वारा बहा ले जाया गया। हालांकि अत्यधिक ठंड और बर्फ रूसी कॉलमों के मार्च को धीमा करने वाली मुख्य बाधा नहीं थी। जब कोई उसे सर्दियों के अभियान की संभावना से डराता था, तो झार ने कहा, गर्मी तुर्कों का सहयोगी है, सर्दी हमारी। रूसी वास्तव में सर्दियों के साथ आने वाली विभिन्न घटनाओं से परिचित थे, लेकिन निचले डेन्यूब के लिए विशेष एक घटना थी जिससे वे परिचित नहीं थे। बर्फ का तूफान, जिसे रोमानियाई और बुल्गारियाई लोग क्रिवित्सा कहते हैं। यह तूफान सामान्यतः 2-3 दिन चलता है और कभी कभी इतनी भयानक होता है कि कोई भी बाहर नहीं निकलता। यह सबसे मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है, घरों की छतों को उड़ा देता है और लोग बाहर बर्फ के नीचे दबने का खतरा उठाते हैं। तूफान के कारण ट्रेनें रुकती हैं और तूफान की पहले ही चेतावनी दी जाती है ताकि लोग सप्ताह भर के लिए तैयारी कर सकें। हालांकि क्रिवित्सा सिर्फ 3 दिनों के लिए होता है, परंतु बाहरी दुनिया से संचार को पुनः शुरू करने में कम से कम 3 और दिन लगते हैं। अब
मुझे यहाँ कुछ और संदर्भ जोड़ने के लिए खाते को अधूरा छोड़ना पड़ेगा। मैंने इस शब्द क्रिवित्सा, जिसका उपयोग लेखक करता है, के लिए थोड़ी खोजबीन की, और सच कहूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैंने अपने जाने पहचाने रूसी भाषी लोगों से पूछा, जितना मैं रोमानियाई या अन्य बाल्कन भाषाओं के करीब पहुंच सका, और वे भी नहीं जानते थे। अंततः मैंने वास्तव में आप सभी की ओर रुख किया, और फिर मैं वास्तव में बहुत सुखद आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने देखा कि न केवल मुझे लगता है मेरे पास उस दुनिया के उस हिस्से से काफी संख्या में दर्शक हैं, बल्कि वास्तव में एक उत्तर भी मिला था। यदि किसी के पास इस अनुवाद को लेकर अतिरिक्त संदर्भ या विरोध हो तो कृपया टिप्पणी करें। अगर और विवरण दिए गए हैं तो मैं निश्चित रूप से, आप जानते हैं, खुद एक टिप्पणी छोड़ूंगा जिसे मैं पिन कर सकता हूं। लेकिन किसी भी हालत में यह प्रतीत होता है कि लेखक का इरादा यहां उपयोग किए गए शब्दों का यही होगा। मुझे लगता है कि इसे क्रिवात्स के रूप में उच्चारित किया जाता है, कुछ इस तरह, और यह एक विशेष हवा को संदर्भित करता है जो उत्तर पूर्व से आती है और विशेष रूप से क्रूर होती है। बेहद कम तापमान और हाँ, क्रूर हवाएं तूफान जैसी स्थितियां लाती है। तो सभी संभावना में यही वह है जिसका लेखक यहां संदर्भित कर रहा है। मैं आगे बढ़ते हुए खाते को सही नहीं करने वाला हूं। मुझे मूल भाषा को जहां संभव हो बनाए रखना पसंद है। लेकिन ध्यान दें, अगर आप खुद इस विषय पर अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आपके द्वारा ढूंढे जा रहे शब्द का उपयोग मूल लेखक ने यहां नहीं किया है। इस बिंदु पर टिप्पणी करने और मेरी मदद करने में सक्षम हर किसी का बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी भी हालत में हम खाते के साथ आगे बढ़ेंगे। रूसियों ने चेतावनियों पर कम ध्यान दिया, सोचते हुए कि क्रिवित्सा उनके देश की बर्फ से अधिक भयानक नहीं होगा, लेकिन वे जल्द ही भ्रम से बाहर आ गए। दिसंबर के अंत में इस अनपेक्षित दुश्मन के कारण एक के बाद एक आपदाएं आईं। एक तूफान के कारण घायल होने वाले लोगों और घोड़ों का काफिला अधिकतम प्रयासों के बावजूद असमर्थ था आगे बढ़ने में। एम्बुलेंस की गाड़ियां एक के बाद एक पलट गईं और बर्फ लगातार जमा होती रही जब तक कि पूरा कॉलम इसके नीचे दब नहीं गया। कुछ लोग ही कहानी सुनाने में सफल हुए। कराचेने के पास एक पूरा शिविर बर्फ के नीचे दब गया और हजारों सैनिकों को अपने साथियों को खोदकर निकालने के लिए काम पर लगाया गया, जिनमें से कई के मरने की पुष्टि हुई। सिस्टोवा से बायकला जा रहे एक खाद्य सामग्री के काफिले को क्रिवित्सा ने पकड़ लिया, जिसने इसकी आगे की प्रगति को पूरी तरह से रोक दिया। तूफान के दिनों में रूसियों द्वारा खोए गए घोड़ों और मवेशियों की संख्या कई हजारों तक पहुंच गई। शिप्का में, जैसा अपेक्षित था, तूफान ने सबसे अधिक हिंसात्मक कहर बरपाया। किसी ने इसका सामना नहीं किया। रूसी चौकियों को हटाया गया और पेड़ों की झोपड़ियों में शरण ली गई। कुछ ने तूफान के सामने हार मान ली और सैनिकों ने मुश्किल से मौत से बचाई अपनी जान। 2 दिनों तक बर्फ इतनी भारी गिरी कि 15 कदमों पर एक आदमी को पहचानना असंभव था। बर्फ इतनी भारी गिरी कि 15 कदमों पर एक आदमी को पहचानना असंभव था। तूफान की ताकत इतनी अधिक थी कि सैनिकों के मजबूती से बने बैरक अपनी नींव तक कांप उठे। तुर्कों ने भी अपने चौकियों को पीछे हटा लिया, लेकिन इससे पहले कि कई पुरुष खाइयों में जमकर मर गए। हर सैन्य अभियान में एक समय आता है, चाहे वह कब या कहां हो, जब किसी न किसी तरह से आप बस और योजना नहीं बना सकते। एक लगभग पूर्ण अभियान भी समस्याओं का सामना करेगा, और अधिकतर वे समस्याएं, चाहे वे लॉजिस्टिक हों या सामरिक या जो भी हों, वे सिर्फ एक नक्शे को प्रभावित नहीं करती। वे जमीन पर मौजूद लोगों के लिए एक वास्तविक, तात्कालिक और भौतिक वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं। पहले के दिनों में कभी कभी इतनी ठंड हो जाती थी, यहां तक कि अप्रत्याशित रूप से भी, कि पैक जानवर और घोड़े आदि सिर्फ ठंड से मर जाते थे। इतने सारे संसाधनों को पहले से ही पुरुषों को जीवित रखने में समर्पित किया जा रहा था कि उन्हें बचाना व्यावहारिक रूप से असंभव था, और वह बहुत स्पष्ट रूप से सिर्फ एक लॉजिस्टिकल समस्या से अधिक है। और यहां तक कि हमारे आधुनिक युग के मैकेनाइज्ड युद्ध में भी समान समस्या, खैर, यह शायद उतनी तुरंत परेशान करने वाली नहीं हो सकती, लेकिन यह समान रूप से उसी मानवता के संघर्ष को दर्शाएगी जो पहले से ही अकल्पनीय विपत्तियों में धकेल दी गई है। वह युद्ध की तत्वों के रूप में इतनी सर्वव्यापी चीज का विरोध करने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर एंटोनिया गैमवेल पहले विश्व युद्ध के दौरान पता लगाएंगी। केवल अपने उपकरणों को उसके सबसे मूल स्तर पर काम करने के लिए रखने की कोशिश न केवल थकाऊ साबित हो सकती है, बल्कि, खैर, बहुत मुश्किल भी। बेशक सर्दियों में यह कड़वा होता था और हम कारों को चलायमान नहीं रख सकते थे। मेरा मतलब है, वे बस जम गए। बेशक अगर उन्हें जमने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन हमें उन्हें बार बार चालू करना पड़ता था। हमने हर अन्य तरीके का प्रयास किया। हमने इंजनों में और बोनट के नीचे गर्म बोतलें रखने की कोशिश की, भारी बोनट कवर के साथ,
और हम जितने भी उपकरण कल्पना कर सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और हमें बस जागते रहना पड़ा। वहां विवरण थे। हमारे में से लगभग 6 ड्यूटी पर होते और हर 20 मिनट में पूरे लॉट का चक्कर लगाते थे। और निश्चित रूप से प्रथम विश्व युद्ध के पश्चिमी मोर्चे पर सर्दी दूसरे युद्ध के पूर्वी मोर्चे की तुलना में कैरेबियन में एक गर्मी के समान ही रही होगी। वहां इस ठंड की पागलपन ने पूरे नए अर्थ ले लिए। जब जमी हुई उपकरण केवल एक थे, उनकी अनेक चिंताओं में से एक, जैसा कि एक सैनिक सिगफ्रीड क्नैपे द्वारा दर्ज किया गया, हमें एक ठंड के लकवे का झटका प्राप्त हुआ। हमारे ट्रक और वाहन शुरू नहीं हो रहे थे और ठंड के कारण हमारे घोड़े मरने लगे। हम सभी अब सुन्न होकर अपने आप को कंबलों में लपेट लिया। सभी को ठंड से पीड़ित और हारा हुआ महसूस हुआ। सूरज देर से उगता और मानव आंख जितनी दूर देख सकती, वहां कोई ताजा पद चिन्ह नहीं दिखाई देता। अगर हम अपने चेहरे और कानों को लंबे समय तक खुला रखें तो हमारी त्वचा जम जाती है और हम अपने सिर को लपेटकर फ्रॉस्टबाइट से बचने की कोशिश करते हैं। हमारी उंगलियां दस्तानों में भी जम जाती थीं। वे इतनी सख्त हो गई थीं कि ठंड से कोई काम करने से इनकार कर देती थीं। हम अपनी राइफलें नहीं चला सकते थे। इस तरह की ठंड के बारे में बात यह है, कमोबेश बाहर फंसे होने पर, सबसे खराब मौसमी प्रभावों के संपर्क में आने पर यह बन जाता है। इस शब्द का 2 बार इसी वीडियो में उपयोग न करने के लिए, लेकिन यह सर्वव्यापी, अवश्यंभावी, अनिवार्य हो जाता है। यहां तक कि अपेक्षाकृत अच्छी स्थितियों में, जहां कुछ विलासिताएं उपलब्ध हो सकती हैं, हमेशा वह उपस्थिति होती है जो सब कुछ से चिपक जाती है, जीवन के हर हिस्से को बस उतना ही अधिक कठिन बना देती है। यह एक चुपके से आने वाला रूप है, एक शांत, धीरे धीरे कुचलने वाला प्रकार का आतंक। विलासिताएं जब वे मिल सकती थीं तो इन कड़वी यादों को सहन करतीं कि कैसे ठंड बस आपसे चिपक जाती है। जैसा कि एनसीओ क्लिफोर्ड लेन पहले विश्व युद्ध की खाइयों में बस खुद के लिए 1 कप चाय बनाने की कोशिश करते समय पता लगाएंगे। वह 1916-17 की सर्दी सबसे ठंडी थी। वह सर्दी इतनी ठंडी थी कि मुझे रोने का मन करता था। वास्तव में वह एकमात्र समय था जब मैंने वास्तव में नहीं रोया, लेकिन मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, यहां तक कि गोलाबारी के नीचे भी नहीं। हम सैलिएंट में और फ्रंट लाइन पर थे। मुझे याद है, हमें ब्रेजियर रखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि हम दुश्मन से ज्यादा दूर नहीं थे और इसलिए हम चाय नहीं बना सकते थे, लेकिन हमें संचार खाई में चाय भेजी जाती थी। खैर, संचार खाई 3/4 मील लंबी हो सकती है और ये एक विशाल डिक्सी में शुरू होता था। 2 लोग इसे उठाते थे, एक प्रकार का, जैसे कि एक स्ट्रेचर के साथ। यह उबलते हुए गर्म शुरू होता था। द्वारा वे हमारे पास पहुंचने से पहले अग्रिम पंक्ति में बर्फ जम चुकी होती। बहुत ठंड थी। उसी सर्दी में एक और आदमी, सेना के सैपर जॉर्ज क्लेटन, को शेविंग के बुनियादी सेना नियमों का पालन करना भी मुश्किल हो जाता, जिसे आज हम में से बहुत से लोग पूरी तरह से मान लेते हैं। आप एक मुट्ठी बर्फ ले सकते हैं और उससे उन खाली कपों और डिब्बों में डाल सकते हैं। आप जानते हैं, हमें कपों के डिब्बे मिलते थे और वह 60 सिगरेट लगभग एक दूध के डिब्बे की तरह होती थी, और आप वहां पर मोमबत्ती के नीचे पानी पाने के लिए अपनी बर्फ को गर्म कर सकते थे। फिर जब बर्फ पिघल जाती थी तो आपके पास कुछ गर्म पानी होता था। दाढ़ी बना लेते, और जब तक दाढ़ी बन जाती, हम छोटे रेजर का उपयोग करते थे। उनमें कोई बचत नहीं होती थी। जब तक वे दाढ़ी बना लेते, पानी फिर बर्फ बन जाता और आपको अपनी सीढ़ी की झाड़ी को निकालने से पहले उस पानी को पिघलाना पड़ता था जिसे आपने छोड़ा था। यह फिर से एक बर्फ का ब्लॉक था। किसी को एक से ज्यादा बार ऐसा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। यदि आप उन तीनों की तरह और रिकॉर्डिंग्स सुनना चाहते हैं तो वे सभी साम्राज्य युद्ध संग्रहालय वेबसाइट के एक पेज से लिए गए हैं, अन्य कई के साथ जिनका मैंने उल्लेख नहीं किया। तो अगर आपको यह विषय पसंद है या बस आमतौर पर आप युद्ध से संबंधित विभिन्न विषयों से सभी प्रकार के खातों को सुनना चाहते हैं, तो फिर वास्तव में वही जाने का स्थान है। यह एक अद्भुत संसाधन है। इसका लिंक मैं विवरण में दूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दिन के अंत में उन पुरुषों और महिलाओं को इतिहास में कुछ अन्य सैन्य अभियानों की तुलना में आसानी थी। इसीलिए वीडियो समाप्त करने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है, जहां से यह आरंभ हुआ, वेहरमाश्ट के साथ पूर्वी मोर्चे पर। वहां हम गाय सायरे के खाते में एक तरीका देख सकते हैं जिसमें दर्द से पीड़ित पुरुष अपनी पीड़ा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और मेरा मतलब अपने साथियों के अंगों पर मूत्र विसर्जन से नहीं है, हालांकि उनके खाते के अनुसार ऐसा अक्सर होता था, और जो अक्सर उनके घावों को संक्रमित कर देता था, बल्कि एक अंत जो कहीं अधिक निर्दयी है और कम से कम
कोई प्रार्थना कर सकता है। अंतिम। ध्यान दें, आगामी विवरण में आत्महत्या की चर्चा है। हमने कठिनाइयों में एक पखवाड़ा बिताया जिससे हमारे समूह के कई लोगों की मौत हुई। हमारे पास निमोनिया के 2 मामले, ठंड के कारण गैंग्रीन और जमे हुए अंग के मामले थे, जिसमें पहले चेहरे के उजागर हिस्से पर, फिर शरीर के अन्य हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है। 2 सैनिक निराशा से पागल होकर एक रात काफिले को छोड़कर बर्फ की विशालता में खुद को खो बैठे। एक और बहुत युवा सैनिक ने अपनी मां को पुकारा और घंटों रोया। सुबह में एक गोली सड़क के किनारे लुढ़क गई। हमें वह थोड़ी दूर पर मिला जहां उसने अपने दुःस्वप्न को समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपने प्रयास में गलती की। दोपहर तक मरा नहीं था। सैन्य इतिहास में कई पीड़ाएं हैं, वंचना और आघात और सीधे भयानक कहानियां हैं, लेकिन हम में से जो लोग अपने सुविधाजनक घरों में बैठकर ऐतिहासिक नरक के दृश्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हें इस पीड़ा को समझना, अनुभव करना और इसे पूरी तरह से नकारना या तकनीकी परिणामों के कारण उपेक्षित करना आसान होता है। इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कि कैसे कमजोर आपूर्ति लाइनें नक्शे पर आगे बढ़ने में बाधा डालेंगी, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कि कैसे उपकरण विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रदर्शन करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो यह पीड़ा को भूल जाना आसान है, खासकर जब ये अनुभव हमारे अपने अनुभवों से इतने दूर होते हैं। कम से कम मैं आशा करता हूं कि वे हों। यह प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से, उन लोगों के खातों के माध्यम से जो वहां थे, के माध्यम से है कि हम याद रख सकते हैं और इस प्रकार अतीत और वर्तमान में मानव स्थिति की वास्तविकता में छोटी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भले ही वे पठन अप्रिय हों, वे महत्वपूर्ण हैं, और भले ही वे उन दृष्टिकोणों से हों जिन्हें हम घृणित और गलत मान सकते हैं, वे अभी भी समग्र कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर कुछ भी हो तो यह सिर्फ उस त्रासदी का एक और बड़ा हिस्सा प्रस्तुत करता है जो क्लॉस हांसमैन जैसे पुरुषों के जीवन में पाया जाता है। तीसरे रैच का एक और सैनिक, जिसके कवितामय और पूरी तरह से विचलित करने वाले गद्य के साथ इस सरल विषय पर प्रतीत होने वाले सरल विषय बर्फ और ठंड पर मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। वह लिखते थे, यही प्रकृति की शक्ति है जब यह आपके सभी अंगों को फाड़ देती है, जब आपको अपनी पकड़ न खोने के लिए खुद को संभालना पड़ता है। आप एक मुरझाए पत्ते की तरह बढ़ते हैं। आप बढ़ते हैं और हर कदम पर आप उस बर्फीली दीवार में दबाव डालते हैं जो आपको धमकी देती है। सांस लेते हुए आपका सिर नीचे और थोड़ा तिरछा है, मुंह खुला है और आप सावधानी से एक पैर को दूसरे के सामने रखते हैं। पहले आप मजबूत कदम उठाते हैं, फिर अपनी मांसपेशियों को तनाव देते हैं और धीरे धीरे आपका शरीर आगे बढ़ता है ताकि आप एक छोटे आदमी के रूप में तत्वों के खिलाफ लड़ सकें। आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आगे अंततः घर पहुंचना होगा। तूफान के खिलाफ सावधानी से चेहरा उठाने कुछ सेकंड के लिए सफेद शक्ति में आंखें मींचते हैं, लेकिन सब कुछ एक तेज धारा है, सब कुछ बर्फ है, क्रोधित गति। तुम अकेले हो। तुम कहां हो? घर कहां है? आज आपका समय देने के लिए धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शक, और अगली बार तक मैं हूं और आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक बना रहूंगा। तुम